नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैंने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे, है ना। तो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और थोड़ा सा कठिन है, आंकड़े वगैरह हैं, तो इसलिए बच्चे इससे थोड़ा सा घबराते हैं। तो मेरी इस श्रृंखला में, जो इकोनॉमी की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मेरा यही प्रयास होगा कि कठिन से कठिन चीज़ों को जो है वो सरल और सहज तरीके से आपको बताया जाए, ताकि आप उसको समझ करके और उसका लाभ उठा सकें। तो आज तो मेरी बेसिक क्लास है, पहली क्लास है ये, जैसे हमने बताया कि आज से हमें ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी है, सभी में इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम पहले तो ये बात कर लें कि इंडियन इकोनॉमी है क्या, है ना। तो अर्थव्यवस्था एक बड़ा क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार की जो भी आर्थिक क्रियाएं, जैसे कि हम कोचिंग चला रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आता है। तो भारत सरकार बहुत सारी गतिविधियां करती है, आर्थिक गतिविधियां करती है। वो हम लोग जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं, या हमारी आर्थिक गतिविधियों संबंधित जो भी संगठन है, जैसे बैंक है, बीमा है, शेयर मार्केट है, हमारे उद्योग कारखाने हैं, रेल है, ये सभी जो है वो अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो सभी ये अर्थव्यवस्था के दायरे में आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहले, क्योंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। और विकासशील अर्थव्यवस्था को जो है वो आपके जो अर्थशास्त्री हैं वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील भी है और अल्प विकसित भी है। विकासशील का मतलब होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकसित नहीं हुई है, बल्कि तेज़ी से विकास की ओर जो है उन्मुख है। जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है विकसित अर्थव्यवस्था है, जापान की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अभी पूरे विकास के चरम उत्कर्ष तक जो है वो नहीं पहुंची है, लेकिन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हम आशा करते हैं कि पहुंच भी जाएगी ये। चलिए अगला हम देखते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को हम कैसे पहचानेंगे कि वो विकासशील देश की अर्थव्यवस्था है या वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं कि अगर ये लक्षण किसी देश की अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में मुख्य ये लक्षण पाए जाते हैं। क्या लक्षण हैं? एक तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो काफ़ी कम होती है, तो क्या कह सकते हैं? निम्न प्रति व्यक्ति आय। फिर अगला देखते हैं कि निम्न जीवन स्तर, तो उससे जुड़ा हुआ ही है। यदि किसी व्यक्ति की आय जो है वो क्या होगी? कम होगी, तो उसका जीवन स्तर कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा, है ना, लो होगा। निम्न जीवन स्तर, तो दूसरी विशेषता क्या है? निम्न जीवन स्तर। फिर अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगी, तो उस देश की राष्ट्रीय आय भी जो है वो कम ही होगी, क्योंकि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ही जो है वो जुड़ करके क्या बनता है? आपका राष्ट्रीय आय बनता है। फिर अगला हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा? तो उस देश में जो उत्पादन है ना, उत्पादन जो है वो निम्न स्तर पे है, माने अधिक उत्पादन नहीं है, काफ़ी कम उत्पादन हो रहा है ना। तो निम्न राष्ट्रीय उत्पाद। और एक जो मुख्य विशेषता पाई जाती है वो है कि कृषि की प्रधानता, है ना। तो अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है वो क्या होता है? कृषि होता है। तो यदि हमने और भी विशेषताएँ हैं आपकी ये, लेकिन मुख्य ये विशेषताएँ हैं, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में विशेषताएँ पाई जाती हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो देश किस तरह की अर्थव्यवस्था उसकी है? किस तरह की है? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला वो देश है। तो भारत में ये लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? आपके 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था,
दूसरा है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए फिर, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बहुत सिंपल है ये, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, उसको अगर समझ लेंगे आप तो ये आपको कोई रटना नहीं है, आप बेसिक रूप से जान सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं पहले सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था की, है ना। तो सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था आपकी जो है वो कौन सी मानी जाती है, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें तमाम आर्थिक गतिविधियां कौन करती है, सरकारें करती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, निजी क्षेत्रों के हाथ में कुछ होता है या कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका जो सोवियत संघ है जो विघटित होकर के अब क्या हो गया है, रूस हो गया है, और आपका चीन है। तो इन देशों में जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मूलतः ये जो है वो समाजवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से इस अर्थव्यवस्था को जो है वो अपनाया गया। लेकिन धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है वर्तमान में जो दौर चल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, या तो मिश्रित की ओर बढ़ रहे हैं या सीधे सीधे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से समाजवादी के हैं, जैसे सोवियत संघ है आपका, इसको हम रूस भी बोल सकते हैं, और चीन। ये जो है वो इन देशों की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, किस तरह की है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं हम। दूसरा प्रकार क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार जो है आर्थिक क्षेत्र में कम भाग लेती है। ज़्यादातर आर्थिक क्षेत्र में गतिविधियां कौन संचालित करते हैं, निजी क्षेत्र लोग, जैसे पूंजीपति लोग, जैसे भारत में मान लीजिए टाटा बिरला है, आपके अंबानी है ना। तो ये सब अर्थव्यवस्था चलाते हैं, मैंने उद्योग धंधे कई क्षेत्रों में क्या करते हैं, यही उत्पादन करते हैं, यही फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, है ना। तो ज़्यादातर क्षेत्र इनके क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जो सरकार होती है उसके काम जो है वो सीमित होते हैं। उसका काम होता है शासन करना, सुरक्षा करना देश की, और शांति एवं व्यवस्था बनाना। ये तमाम कुछ कामों को छोड़ करके बाकी सभी काम जो है वो जो आर्थिक काम है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, निजी क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं, निजी क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब कैसी अर्थव्यवस्था है इनकी, तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है आपकी, मिश्रित। तो मिश्रित हम समझ रहे हैं कि किसी दो चीज़ों का मिश्रण किया गया है। तो इसमें दो चीज़ों का मिश्रण कौन सा किया गया है, माने इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण किया गया है। माने अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो है अस्तित्व पाया जाता है, दोनों की लगभग महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक क्वेश्चन ही बनता है आपका यहाँ से कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो निजी क्षेत्र की भूमिका होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका होती है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की भूमिका होती है। तो क्या होगा आपका आंसर, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की क्या होती है इसमें भूमिका होती है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन बनता है आपका। अब चलिए हम देखते हैं कि भारत, इसका एग्जाम्पल कौन है, भारत है। लेकिन ये देखने में आ रहा है वर्तमान में कि भारत जो है वो धीरे धीरे जो है वो सरकार क्षेत्र जो है वो कम हो रहा है और प्राइवेटेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा चल रहा है कि निजी क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। माने धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यही ऐसे कि कहते हैं ना कि मोदी ने ये बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दिया, ये मिल बेच दी, है ना। तो वास्तव में वो बेचना नहीं है, वास्तव में क्या है वो कि निजी क्षेत्रों को सौंप दिया हमने वो, है ना। ताकि निजी क्षेत्र में ये माना जाता है कि वो अधिक कार्यकुशल होते हैं, वहाँ पे जो है वो लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं वो, तो उनकी कार्यकुशलता अच्छी होती है और उत्पादन जो है वो अधिक होता है। तो ये फंडा मान करके भारत में जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। उद्योगपति जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सरकारी उपक्रम को जो है वो उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो या तो उसको खरीद रहे हैं, तो वो अब संभालने लगे हैं, मैंने सरकार उससे जो है वो अलग हो रही है। तो ये क्या है, लक्षण है ये कि हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है। जो समाजवादी देश हैं तो धीरे धीरे वो भी जो है पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए हम और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये कई एग्जामों में आया है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम किसने दी,
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो हमने किसने दी बताया, लिखा है ना, प्रोफेसर कीन्स ने। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत की। तो प्रथम बार मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने दी? तो प्रोफेसर कीन्स ने। किसने दी? प्रोफेसर कीन्स ने। तो ये कई एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आया है आपको, तो कीन्स का नाम आपको जो है दिमाग में रखना है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो हम एक महत्वपूर्ण शब्द ले रहे हैं, राष्ट्रीय आय। तो शब्द हमने सुना है, सबने सुना होगा, वही राष्ट्रीय आय माने देश की इनकम। उसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक देश की जो है वो एक साल में माने एक वित्तीय वर्ष में जो है वो कितनी इनकम है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? राष्ट्रीय आय बोल देते हैं। तो इसी तरह की कुछ परिभाषा भी है। तो परिभाषा देखते हैं कि किसी देश के संदर्भ में, किसी देश के संदर्भ में एक वित्तीय वर्ष में, है ना, एक वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष देशों में अलग अलग हो सकता है, हर देश का वित्तीय वर्ष जो है अलग अलग होता है। लेकिन भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का जो है एक वित्तीय वर्ष ये माना जाता है। तो अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो एक वर्ष के अंतराल में जो भी देश की इनकम है, जो भी राष्ट्र की इनकम है, वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो चलिए परिभाषा देखते हैं इसकी कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य मतलब कि हम उसको पैसे में जो है वो उसका मूल्य निकाल लेते हैं कि उत्पादन कितने का हुआ, कितने पैसे का हुआ, जो सेवाएं की गई वो कितने पैसे की थी, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो जो मौद्रिक मूल्य आता है उसी को क्या बोलते हैं? हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब इस मौद्रिक मूल्य में जैसे हमने कोई राष्ट्रीय उत्पाद कर रहे हैं या हम कोई सेवा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा हास होता है, बहुत सारा उत्पादन की लागत लगती है। तो उस लागत को हम निकाल देते हैं, जो हमारी इनकम हुई साल भर की। और बहुत सारे हमारे विदेशी व्यक्ति भारत में, हमारे विदेशी भाई बंधु कहाँ पे हैं? विदेशों में हैं, या हमारी कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, तो उनकी भी इनकम हो रही है, लेकिन इनकी इनकम क्या हो रही? विदेशों में हो रही है। तो उन सभी इनकम को हम क्या करते हैं? भारत की इनकम में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतिम आंकड़ा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं ना, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। समझ में आ गया बात ये? अब हम थोड़ा सा कुछ भारत के संदर्भ में आंकड़े देना चाहते हैं जो एग्जाम में आते हैं कि भारत में पहली बार, है ना, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का काम जो है वो किसने किया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना काम किसने किया? वो कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी, है ना। तो दादाजी ने किया। इस पहले राष्ट्रीय आय किसने गिनी? दादाजी ने गिनी। तो दादाजी याद रहेगा, दादा से बन जाएगा दादा भाई नौरोजी बन जाएगा। और इन्होंने 1968 में, है ना, अपनी एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1968 में। उस पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इसको, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें इन्होंने जो है वो भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय कितनी थी और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ये बताया। तो राष्ट्रीय कितनी बताई थी? 340 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति कितनी बताई थी? 20 रुपया। तो 20 रुपये उस जमाने में बहुत होता था। 1951 में 20 रुपये जो है आज की कम से कम नहीं है तो 30-40 हज़ार रुपये के बराबर है ना। उस समय मतलब 1 रुपया का हो सकता है आपको 10-15 किलो गेहूँ मिलता हो, और आज जो है वो 21-22 रुपये किलो मिलेगा। अगर थोड़ा सा पीस दिया गया उसको तो 25, 26, 30, 35 तक भी हो जाएगा वो, है ना, कंपनी के अनुसार। तो 340 करोड़ राष्ट्रीय आय बताई थी और 20 रुपये जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो प्रति व्यक्ति आय बताई थी। अब कुछ क्वेश्चन और आता है आपका इसमें। तो भारत में आय की गणना के लिए, भारत में आय राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो है वो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन कौन सी पद्धति हैं? 2 पद्धति हैं। एक तो आपकी उत्पादन पद्धति है और दूसरा जो है आपकी आय पद्धति है। इसको हम आगे बताएंगे कि इसका क्या सूत्र है, तो हम इसका सूत्र बताएंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो हमारे। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि भारत में जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक संगठन बनाया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको संक्षेप में बोलेंगे तो CSO। CSO को फुल फॉर्म करें, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन यहाँ पे हम एक बात और बता दें कि इसी से मिलता जुलता एक संगठन और है भारत में, वो कहलाता है भारतीय सांख्यिकी संगठन। उसका नाम क्या है? भारतीय सांख्यिकी संगठन। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी नाम लिखा रहता है और भारतीय सांख्यिकी संगठन भी नाम लिखा होता है। तो हम लोग जनरली क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे यार क्या रखना है आपको, केंद्रीय, यहाँ पे CSO है ना, यहाँ पे जो है वो CSO करता है अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 में। और 1951 में गठन के साथ ही इसने जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य जो है वो शुरू कर दिया था। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना प्रथम बार कब शुरू की गई? तो 1951-52 में, है ना। 51-52 मिलता जुड़ा बना, 51-52, या 51 मिले तो 51 लगाना आपको, या 51 नहीं है 52 मिलता है तो फिर 52 आपको लगाना है। तो ये सभी लगाएंगे तो आंसर आपके जो है वो सही होंगे। तो आज इतना ही। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट आपका, इसको आप देखिए और निश्चित रूप से इसको जो है वो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अगले क्लास हमारी कल होगी, तो कल भी हम मिलेंगे आपसे। तो नमस्कार, धन्यवाद।